आदाब, मैं पलक शर्मा हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक इश्यूज़ पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारी इस खास पेशकश में आज बात क्लाइमेट चेंज और इंडियन कंसर्न्स की। अगस्त 2022 में G20 की जॉइंट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें मेंबर कंट्रीज़ ने क्लाइमेट क्राइसिस की सिवेरिटी को कबूल करते हुए उसे पेरिस एग्रीमेंट के ज़रिए हल करने की बात की थी। हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या है पेरिस एग्रीमेंट, लेकिन ख़ास बात यह है कि G20 की प्रेसिडेंसी आज हमारे पास है। इस लिहाज से दुनिया को हमसे काफ़ी उम्मीदें हैं। समझने वाली बात यह है कि आज हमें और दुनिया को क्लाइमेट चेंज के क्या क्या चैलेंजेस हैं और इसको हल करने के हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, PhD चेंबर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के चेयर डॉक्टर जीवन प्रकाश गुप्ता और PhD चेंबर में ही एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के को चेयर महेंद्र रुस्तगी जी। आप दोनों का हम वेलकम करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्लाइमेट चेंज पर इतनी सारी बातें हो रही हैं, G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है, CCPI की जो रीसेंट क्लाइमेट परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसने भी भारत के काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस की बात की। सबसे पहला आपका क्या व्यू है इस मामले पर? देखिए, क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन, ये एक्सेप्ट हो गया है कि सारे संसार को मिलके, सारी कंट्रीज़ को मिलके इसके लिए इसका मिटिगेशन के मेजर्स को निकालना है और सब कंट्रीज ने मिलके एक कमिटमेंट दिया है टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि ये सब कंट्रीज मिलकर के 2030, 2040, 2050, 2060, 2070 तक हर एक कंट्री को कार्बन न्यूट्रल के लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हर एक कंट्री ने अपनी नेशनली डिटरमिन्ड कमिटमेंट्स होती हैं अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, वो वेरियस वर्टिकल्स हैं, उनके हर एक उन्होंने कमिटमेंट दिए हैं और इंडिया ने ये कमिटमेंट्स जो दिए थे विद रिस्पेक्ट टू दोस ऑलमोस्ट ऑन ऑल द फ्रंट्स इंडिया हैज रादर इम्प्रूव्ड देयर परफॉर्मेंस। वेदर ये फॉरेस्टेशन हो, कार्बन सिंक हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, इंडिया ने उसके अंदर बहुत क्वांटम लीप किया है। उसके एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने सोलर एनर्जी के लिए इतना क्वांटम जंप किया है कि सोलर एनर्जी जो हमारी कमिटमेंट्स हैं उससे ज़्यादा पहुंच चुकी हैं। ऐसे ही अपन ने ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर बहुत इफ़ेक्टिव स्टेप्स हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया। एक हाइड्रोजन मिशन, नेशनल मिशन बनाया, उस मिशंस की डिटेल दिया। अब सारे कंट्री के अंदर, सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, चाहे रिफाइनरी हो, चाहे पेट्रोकेमिकल हो, ऑटोमोबाइल्स हो, मैराइन हो, उनके अंदर हाउ हाइड्रोजन कुड बी इंट्रोड्यूस्ड, ये स्टेप ले लिए गए हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो लिया गया है रिन्यूएबल एनर्जी का, टू बायो अल्कोहल का टू मिक्स इन पेट्रोल, रिन्यूएबल एनर्जी। अपन के कंट्री के अंदर इतने ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट हुआ है और इतनी डिस्टिलरीज लगी हैं। अब नॉट ओनली फ्रॉम शुगर और मोलेसिस, 2G एथनॉल के प्लांट लग रहे हैं और लगाए जा रहे हैं, जिससे अपन सारे व्हीकल के अंदर नॉट ओनली 10%, 20% तक और फ्लेक्सी इंजन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे 100% तक अपनी सारी ऑटोमोबाइल्स अपन एथनॉल पे चला पाए। ये अपना यहीं तक लिमिट नहीं है, एरोप्लेन्स के लिए भी सिंथेटिक पैराफिनिक कैरोसिन्स पूरी जोरों से काम चालू हो गया है। और आपको मालूम होगा, अपने नितिन गडकरी जी एक फ़्लाइट लेकर के देहरादून से उसके ऊपर यहाँ पर आए हैं। सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर ये जितने भी नए एयरपोर्ट्स लग रहे हैं वो सारे ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी और कार्बन न्यूट्रल बेसिस पे लगेंगे। तो ये देखते हुए ये तो एक एस्पेक्ट है, बट एक नया पाथवे अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का दिया है। एक नया रास्ता सारे वर्ल्ड को दिखाया है। उन्होंने बोला कि रिन्यूएबल एनर्जी एक है, कार्बन एमिशन का कंट्रोल करना एक है, बट जब तक एक लाइफस्टाइल चेंज एनवायरनमेंट के लिए फॉलो नहीं करेगा संसार, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। और ये इतना पावरफुल मैसेज है
एक एंशियंट विजडम से आता है और इसी के अंदर सारा सर्कुलर इकोनॉमी आता है और यही एक मुद्दा बनने वाला है अपना कंट्री सारे G20 को और 25 कंट्रीज़ जो गेस्ट कंट्रीज़ हैं उनको ये मैसेज देने वाले हैं, बतलाने वाले हैं। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एक ओनली कार्बन एमिशन कंट्रोल करने से नहीं कंट्रोल हो पाएगा, एक नीड टू ग्रीड टू नीड बेस उसको इसका बैलेंस करना पड़ेगा। सस्टेनेबल कंजम्पशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। सस्टेनेबल कंजम्पशन की बातें होती हैं, ये नया पैराडिम जो अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सारे वर्ल्ड को शो किया है, ये हम शोकेस करेंगे और करने जा रहे हैं। बिल्कुल रुस्तगी साहब, आप इंडिया के जो रोल को क्लाइमेट चेंज में और ख़ास तौर पे G20 के मद्देनज़र कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं इस वक्त, जो रिपोर्ट्स भी आई हैं और जो जनरल एक ग्लोबल इमेज है इंडिया की? नहीं, इंडिया ने जो भी इसमें क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में जितना भी काम किया है वो बड़ा सराहनीय है और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज़ को मानती है। जो पेरिस एग्रीमेंट में जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो बने, तो वो फर्स्ट टाइम एक पूरा एक डायरेक्शन पूरे संसार ने लिया, सारे देशों ने एक जो एग्रीमेंट वहाँ पे साइन किया और कुछ कंसेंसस बनी और उन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अब ये मान के चलिए कि उसमें सारे वर्ल्ड इकोनॉमी के एस्पेक्ट उसमें कवर हो जाते हैं। तो चाहे वो हंगर से लेके, हेल्थ से लेके, एजुकेशन से लेके, एनवायरनमेंट से लेके, तो चाहे वो सोसाइटी है या एनवायरनमेंट है या बिजनेस है या गवर्नेंस है, सारे एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं। और उसी की एक शाखा बाद में जो निकली, जिसमें पूरे जो संसार में जितने भी डेवलप्ड और डेवलपिंग जो इकोनॉमीज़ हैं, तो उन्होंने उसको अच्छी तरीके से अडोप्ट किया। उसको ESG बोलते हैं या सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। तो ESG मीन्स एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, कि वो ये देखते हैं कि जो बिजनेस हाउसेज हैं या कॉरपोरेट्स हैं, जो कार्बन एमिशन या एक एनवायरमेंटल उसमें उनका कितना कंट्रीब्यूशन और मिटिगेशन में क्या रोल हो सकता है, तो उसको लिमिट करने के लिए जो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो सरकार है इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने ESG के ऊपर में कुछ कानून बनाए। तो भारत में जैसे जो सेबी है, जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, उन्होंने जो टॉप 1000 जो कंपनीज़ हैं, जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनको इस साल से यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर जो 2022-23 जो चल रहा है, ये मैंडेटेड कर दिया है, ये कंपलसरी कर दिया है कि उनको अपने एनुअल अकाउंट्स के साथ में एक बहुत बड़ा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। उसको BRSR एक उन्होंने एक फॉर्मेट, एक स्टैंडर्ड्स दिए हैं, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, तो वो मैंडेटेड कर दिया है। इसमें क्या है कि बिजनेस को सेंसिटाइज कर दिया है कि आपको एनवायरनमेंट सोसाइटी के लिए भी ध्यान देना है, और जो कॉरपोरेट अगर इसकी तरफ कम ध्यान देते हैं या नहीं ध्यान देंगे, उनका बिजनेस सस्टेनेबल नहीं माना जाएगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, ग्रोथ की तो बात छोड़िए। तो ये इस तरीके से जो सरकार ने और बाकी भी चीज़ों में कार्बन के लिए कार्बन मार्केट ओपन अप जो किए है भारत सरकार ने, अभी भी कुछ रेगुलेशंस वगैरह लेके आए हैं जिसमें काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और ये कार्बन मार्केट को भी डेवलप कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ जो इनिशिएटिव हैं जो भारत सरकार के, ये पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी उसको रिकॉग्नाइज करती है और ये देखती है कि इंडिया हैज़ टेकन लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स और कमिटेड हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की बात करें, चाइना तो ऑफ कोर्स, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, USA की, और यहाँ तक कि यूरोप की भी बात करें, तो CO2 एमिशंस और पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में। इंडिया में वहीं पे GDP के 21% तक एमिशंस को कम किया है, ये एक रिपोर्ट के मुताबिक है। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, कौन सी ऐसी ख़ास बातें हैं जिनकी वजह से आज हम इस पोजीशन पे पहुँच पाए हैं इस पॉपुलेशन के बावजूद? देखिए, काफ़ी मल्टीफेरियस एक्शन लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। फॉरेस्टेशन ये वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, कार्बन सिंक, ज़मीनों पे भी पेड़ बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं और उसके अंदर इंक्रीज फ्रॉम 12% टू 21% तक गया, इंक्रीज हुआ है। तीसरा, चेंज ऑफ द फ्यूल फ्रॉम फॉसिल फ्यूल को चेंज करके रिन्यूएबल फ्यूल की तरफ आगे बढ़े हैं, जैसे आपका एथेनॉल है, 2G एथेनॉल है।
mixing of the ethanols into the petrol. नेचुरल गैस है उसकी मात्रा को कम करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट कदम है इस डायरेक्शन के अंदर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री के लिए है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी के लिए है, टू मेक बायो एग्रो बेस्ड फ्यूल फ्रॉम द एग्रो वेस्ट बायो वेस्ट। ये एरिया खुलने से एक बार बहुत ट्रिमेंडस एरिया के अंदर डेवलपमेंट आएंगी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। फिर उसके अलावा कार्बन कैप्चर के ऊपर, क्योंकि CO2 जो निकलता है उसको अगर कैप्चर कर लिया जाता है तो वो CO2 की एमिशन मात्रा एनवायरनमेंट में कम हो जाती है। तो कार्बन कैप्चर के ऊपर भी बहुत काम चल रहा है। पहले जो ग्रे हाइड्रोजन बनती थी नेचुरल गैस रिफॉर्मिंग से, अब ब्लू हाइड्रोजन की तरफ आगे कदम बढ़ रहे हैं। उसको कार्बन कैप्चर को किया जाए और उस कार्बन को CO2 को यूटिलाइज किया जाए टू मेक अदर केमिकल्स आउट ऑफ इट। तो ऑन ऑल फ्रंट्स अवेयरनेस बढ़ती जा रहा है। अभी हमारे कुलीग रस्तोगी ने बताया ESG में बहुत काम चल रहा है। तो ये मैट्रिक जो फ्रेमवर्क बन गया है कंट्री के लिए फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कार्बन एमिशन को कैसे कंट्रोल किया जाए और उसकी एक मैथमेटिकल साइंटिफिक मैट्रिक को बनाया गया है, उसको वो ESG बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर के नाते यही कारण है अब इंडिया ने 2070 तक का फर्स्ट टाइम एक कमिटमेंट दिया है। सो फार इंडिया वाज लिटिल रिलेक्टेंट टू गिव इट टिल दे वर श्योर दैट दे कैन अचीव इट। बट मैं आपको पूरे उम्मीदों से कह सकता हूँ ये 2070 नहीं, अपनी गवर्नमेंट मोदी जी का जो डिटर्मिनेशन है वो 2050 और 55-60 तक इस टारगेट को पूरा कर देंगे। जी, काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं, काफ़ी कदम उठाए गए हैं सरकार द्वारा और आने वाले समय में भी बहुत कुछ करना है। रुस्तगी साहब, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने 21% तक तो कम कर दिया है, 12 से बता रहे हैं डॉक्टर गुप्ता, लेकिन हमारा टारगेट है 35% तक उसको लाने का। क्या कदम ऐसे होंगे और इम्पॉर्टेंट जो कि अभी भी और उठाने बाकी हैं? नहीं, इनफैक्ट जो सरकार ने इस जो भी उन्होंने जो कमिटमेंट वगैरह जो दिए हैं उसके ऊपर में तेज़ी से काम चल रहा है जी। तो जैसे अपने COP26 में जो भारत सरकार ने जो 5 वहाँ पे जो कमिटमेंट दिए, तो एक तो ये था कि 50% ऑफ द टोटल एनर्जी वो रिन्यूएबल सोर्स से आएगी। अगर रिन्यूएबल सोर्स से चीज़ें आती हैं तो कार्बन एमिशन के ऊपर में अब मान के चलिए कि वो एक सीधा एक्शन है। तो 50% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स से आने के लिए आज के दिन अगर देखा जाए तो हम उसके ऑलमोस्ट 1/3 यानी कि 500 गीगावाट का जो टारगेट है 2030 तक, अभी हम करीबन 150-200 गीगावाट के बीच में हैं। तो भारत सरकार ने जब वो सोलर है रिन्यूएबल में, चाहे वो हाइडल है, तो चाहे वो विंड एनर्जी वगैरह है, तो उसमें वो डिफरेंट जो इंसेंटिव दे के इंडस्ट्री को की प्रॉब्लम समझ के उनका निवारण करके उनके जो प्रॉब्लम्स वगैरह को तो उसको काफ़ी बढ़ावा दे रही हैं। तो भारत सरकार ने जो दूसरा उन्होंने कहा कि जो कार्बन इंटेंसिटी है वो 40% से डाउन करना है 2030 तक। तो ये भी लक्ष्य वगैरह जो रखे हैं। तो कार्बन इंटेंसिटी डाउन करने के लिए चाहे वो उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पे जो एक मिशन जैसे डॉक्टर गुप्ता जी ने बताया 19,740 करोड़ रुपए अभी जो लास्ट जो बजट जो हुआ है उसमें भारत सरकार ने उसके ऊपर में उन्होंने बजट एलोकेशन किया है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइजर और जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के जो डिफरेंट जो साधन या उपकरण होंगे उसके ऊपर में इंसेंटिव्स वगैरह जो भारत सरकार देने की जो बात जो कर रही है। जो ई मोबिलिटी के ऊपर में पूरा काम चल रहा है। जब ग्रीन हाइड्रोजन आ जाएगी तो फ्यूल सेल्स से ये जितना भी कुछ जो पोल्यूशन के जो मेन जो कारण है वो सारे वर्ल्ड इकोनॉमी ने आइडेंटिफाई कर लिया और उसी के ऊपर में काम चल रहा है। तो जैसे आपको हम बताएं कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट पोल्यूटेड इकोनॉमी है चाइना और US के बाद में। तो 3,400 मिलियन मेट्रिक टन्स कार्बन एमिट होता है साल में, जिसमें जो अराउंड जो 57% है
उसका जो कारण है एनर्जी प्रोडक्शन। तो यानी कि जो फॉसिल फ्यूल है वो मेन कल्प्रिट है। तो उस फॉसिल फ्यूल का जो रिप्लेसमेंट जो रिन्यूएबल की तरफ ला रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरा, जितने भी इंडस्ट्री का जो एमिशन है, कार्बन एमिशन, जो करीबन 23% है, करीबन 570 मिलियन टन, जो 3400 मिलियन टन कार्बन में से वो इंडस्ट्री एमिट करती है। तो उसमें भी 3-4 जो इंडस्ट्री हैं, चाहे वो स्टील है या सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह है, इसमें भी सरकार का पूरा ध्यान है। इसमें जो ग्रीन हाइड्रोजन के एप्लीकेशन से ये जो कार्बन एमिशन ये जो इंडस्ट्रीज करती हैं, तो ये काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये सारे जितने भी जो उन्होंने जो अपने जो इंडियन इकोनॉमी या अपने इंडियन गवर्नमेंट ने जितने भी एक्शन जो लिए हैं, इसमें ये वर्ल्ड इकोनॉमी में एक अच्छे पेस पे किए जा रहे हैं और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी इसको रिकॉग्नाइज करती है। बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है और गवर्नमेंट का काफ़ी टाइम से ये स्ट्रेस है कि इसकी जो पॉलिसी है उस पर लगातार काम हो और इसको बेहतर बनाने के लिए इसको इम्प्लीमेंट भी करें। जो रिलेटेड सोर्सेज हैं और कोल हैं उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए, इस पर भी लगातार बात होती रहती है। किस तरह के आपको लगता है कि स्टेप्स होंगे आने वाले समय में, क्या पाथवे होगा कि जिससे कि हम ये अचीव कर पाएंगे? देखिए, आपने एक कोल का बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा है। इंडिया का वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डिपॉजिट कोल है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी समझना पड़ेगा सब लोगों को कि अपने को 85% अपन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। ये इतना बड़ा कंट्री होने के नाते और 85% कंट्री की अपनी नीड को अगर हम इंपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहले अपना प्रायोरिटी बनता है कि एनर्जी की सिक्योरिटी को कैसे सिक्योर किया जाए। और उस सिक्योरिटी के अंदर जो चीज़ें विद सर्टेन पेस चेंज हो सकती हैं, उन पे तो सब कदम उठाए जा रहे हैं। अब देखा जाए, अपने जितने भी पावर जनरेटिंग यूनिट्स हैं कंट्री के अंदर, वो सारे कोल बेस्ड हैं। ओवरनाइट उनको चेंज नहीं किया जा सकता। और कंट्री को कोई वर्ल्ड की कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो उनको करके उनको कन्वर्ट करके उनको कंट्रोल किया जाए। तो अब क्या है, कोल इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इंडियन इकोनॉमी एट द सेम टाइम इन द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। तो इसलिए क्या है कि कोल गैसिफिकेशन विथ कार्बन कैप्चर ही गोइंग टू द वे forward and path forward for our country. Coal cannot be eliminated and it's not possible to eliminate, and why we should do it. अपने को क्लाइमेट चेंज के लिए कार्बन कैप्चर करना है। कार्बन कैप्चर पर रिसर्च हो रही है, वर्ल्ड में हो रही है। और वो जब कार्बन कैप्चर का होगा, अपने जितने प्लांट्स लगेंगे, मॉडर्न प्लांट्स लगेंगे, डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी लगेंगी, और वो कोल बेस्ड प्लांट विल बिकम ऑलमोस्ट लाइक ए नॉन एमिशन कार्बन power generating unit. Similarly, ये with the concept of a modular reactor, nuclear power reactors, this is a further pathway which India got lot of knowledge. और इतना ज़्यादा अपना भंडार है नॉलेज का न्यूक्लियर, उसके अंदर अपन इसके अंदर भी मॉड्यूलर रिएक्टर्स के अंदर ये काम शुरू करेंगे। ए पार्ट ऑफ एनर्जी कुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाई either carbon fission or carbon fusion through modular reactors. यानी कि आप कह रहे हैं कि कोल की यूजेज कम नहीं होगी, हमारे पास बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन उसको शायद यूज़ करने की ऐसी ज़रूरत है कि हम जो पोल्यूशन है उसके एमिशन को कंट्रोल कर पाएँ। रुस्तगी साहब, जो पहली बार इंडिया का क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप 10 की लिस्ट में 9th नंबर पर आया है। हमारी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगी है, लेकिन अब फॉरवर्ड लुकिंग अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में हमारा किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है? देखिए, इंडिया जैसे अपनी थर्ड सुपर पावर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है जी, तो पूरे वर्ल्ड को काफ़ी एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी है इंडिया से। और एक जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, जिन्होंने अपना एक पर्सनल एक कमिटमेंट और एक जो बेड़ा उठा के जिस तरीके से जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन वगैरह जो कर रहे हैं, एंड खाली पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं, मतलब इवन द लाइफ स्टाइल, कंजम्पशन पैटर्न, उन पे भी वो कहते हैं कि खाली कार्बन
जो एमिशन को कम करने से टेक्नोलॉजी से काम नहीं होगा, अपनी आदतों को भी चेंज करो। तो इस तरह के जो इन्वॉल्वमेंट प्राइम मिनिस्टर जो उनको मोटिवेट कर रहे हैं इन दी टू द एंटायर पॉपुलेशन, तो उसमें काफ़ी है। बट कुछ जो चैलेंजेस भी काफ़ी इन्वॉल्व हैं। क्या है कि ये जिस तरीके से जो मेजर्स लिए जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है फंडिंग और फाइनेंसिंग। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में के लिए बहुत बड़ा फंड चाहिए, क्योंकि पुरानी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी की हुई हैं वो एक बार के लिए तो वो तो उनको रिडंडेंट नहीं कर सकते हैं। तो जितना भी नई जो अगर फैसिलिटीज़ क्रिएट होगी तो उसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। जो टेक्नोलॉजीज हैं वो तो एडवांस कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज से वो बराबर उसका एक्सेस मिल जाता है। इंडिया में भी काफ़ी काम चल रहा है उसमें। बट फंडिंग फाइनेंसिंग तो एक चैलेंज है, जिसके लिए पूरी जो वर्ल्ड इकोनॉमी भी सपोर्ट करने को जो तैयार हैं। आजकल तो नए नए इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो चले गए हैं, जो ग्रीन बॉन्ड भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई, और उसमें क्या होता है कि जो फंड मोबिलाइजेशन, एक सॉवरेन बॉन्ड्स इशू करने से जो पैसा मिलता है, तो गवर्नमेंट का कमिटमेंट रहता है कि वो जो पैसा लगेगा वो सारी ग्रीन एनर्जी से कनेक्टेड जो प्रोजेक्ट्स में लगेगा। तो उसमें तो एक तो ये साधन भी साथ में एक चैलेंज है, तो उसके ऊपर में काम भी चल रहा है। और सबसे जो नेक्स्ट जो चैलेंज है वो कॉस्ट के ऊपर में है, क्योंकि आज के दिन में जो एनर्जी की जो कॉस्ट है, एक नए जितने भी जो माध्यम आ रहे हैं वो उनमें कार्बन एमिशन कम है, लेकिन लागत उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आज के दिन बहुत ज़्यादा है। बट उसमें काफ़ी टेक्नोलॉजिकल काम चल रहा है। जैसे वॉल्यूम बढ़ेंगे तो वैसे ही वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम आने की उम्मीद है। और इसी उम्मीद और भारत सरकार के कमिटमेंट के हिसाब से जितनी भी जो प्राइवेट इंडस्ट्री हैं, चाहे वो अपने बड़े बड़े जो ग्रुप हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रिलायंस, अडानी एंड अदर ग्रुप्स, उन्होंने मैसिव अपना एक इन्वेस्टमेंट इसमें जो कमिटमेंट किया है। एक ग्रीन हाइड्रोजन का अपने एग्जांपल ले लेते हैं, जो आज के दिन में करीबन 4 से लेके $5 पर किलोग्राम उसकी जो कॉस्ट है, अगर हम उसको करंट स्ट्रक्चर से आप कंपेयर करें, जब तक ये कॉस्ट $1 पे नहीं आ जाएगी तब तक उसकी वायबिलिटी बैठती नहीं है। तो अभी चैलेंज ये है कि जब इतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब वायबिलिटी नहीं है तो कौन पैसा लगाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, इंक्लूडिंग जैसे मैंने बताया 19,700 करोड़ रुपए का उन्होंने अपने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो बजट में जो प्रस्ताव रखा है। तो ये सारी चीज़ें भारत सरकार की जो स्कीमों के ऊपर में जितने भी जो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर हैं उनके लिए एक मोटिवेशन, एक वायबिलिटी का एक रूट बनेगा। तो इस तरह जहाँ चैलेंजेस हैं वहाँ पे उस पर काम भी चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि इंडियन इकोनॉमी राइट पाथ पे चल रही है और एनवायरमेंटल पे जो कमिटमेंट जिस इंडेक्स में एक फर्दर एक अच्छी एक डेवलपमेंट होने की और भारत सरकार का एक अच्छा स्थान होने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, यानी कि बहुत आगे हम बढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस और हैं। इसी के साथ आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं दोनों के चाहूँगी। डॉक्टर गुप्ता, G20 की प्रेसिडेंटशिप जो है इंडिया के पास, ये हमारा सबसे बड़ा फोकस है इस वक्त। आपके हिसाब से जाते जाते G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो कितनी मदद करेगी, या उसका होना इंडिया के लिए क्लाइमेट चेंज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है इस वक्त? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि G20 को ये बड़ा क्लियर मैसेज मिल रहा है कि एक तरफ तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट एमिटिंग इकोनॉमी है, और उसके साथ साथ इंडिया के जो एफर्ट्स हैं वो उस सब कमिटमेंट को सरपास कर रहे हैं। तो ये बहुत मोटिवेशन उनके लिए है टू गिव टेक्नोलॉजी एंड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कंट्री। ये तो मानने की बात है, ये क्लाइमेट चेंज ये इंडिया सेंट्रिक नहीं है, इसके कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई वो नहीं है। और बाकी कंट्रीज़ ने, एडवांस कंट्रीज़ ने, यूरोप ने, अमेरिका ने, चाइना ने जो सारे पॉल्यूशन को, सारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट किया है और उसके कारण आज सारा संसार सफ़र कर रहा है, G20 को ये मैसेज जाता है क्लियरली डैट उनकी अब जिम्मेवारी बनती है। इंडिया बहुत कैपेबल, फॉरवर्ड लुकिंग, अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अगर वो इस मौके को चूक जाते हैं, वो एक कंट्री अपने एक वर्ल्ड लीडर G20 उसके लिए कमिटमेंट के लिए फेल होंगे। दूसरा, एक मोदी जी ने एक नया एलिमेंट जो स्पिरिचुअल एलिमेंट, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन
with ancient wisdom, जी। fusion of ancient wisdom with green energy, जो एक नया पाथवे शो किया है, मुझे पूरी उम्मीद है ये इनके सारी G20 को एक उनके मानसिक उनको ये ज़रूर टच करेगा और एक तरीके से ये न्यू पाथवे बनेगा आफ्टर G20 जो सारा वर्ल्ड फॉलो करेगा। जी बिल्कुल। रुस्तगी साहब, आपके भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स, इंडिया का क्लाइमेट चेंज में रोल और वे फॉरवर्ड। नहीं, आज इतना सुनहरा मौका है, एक प्लेटफॉर्म है इंडिया को शोकेस करने का कि जितने भी अपने G20 प्लस जितने भी जो गेस्ट कंट्रीज जो आ रहे हैं और इतने प्रोग्राम्स वगैरह जो लाइनअप किए हैं, तो उसमें इतना सुनहरा मौका है इंडियन इकोनॉमी को एक शोकेस करने का कि व्हाट ऑल एक्शंस बीइंग डन, और इतने जो प्रोग्राम हो रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टअप इकोसिस्टम से लेके अपने एनर्जी से जो लेके एनवायरमेंटल इश्यूज वगैरह से जो लेके, तो जितने भी इनिशिएटिव्स जो हो रहे हैं या सरकार जितने भी ले रही है, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट जितने भी हैं, पूरा अच्छी तरीके से शोकेस किया जा रहा है। और इसी सीरीज़ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एनवायरनमेंट कमेटी ने जो इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट जो इस बार में ये तीसरा समिट होगा, 2021 में पहले किया और 2022 में फिर नॉर्वे में किया बर्गिन में, और 2023 में जिसकी थर्ड वीक ऑफ सितंबर में ऑलरेडी जो G20 शेरपा जी की गाइडेंस में, अमिताभ कांत जी की गाइडेंस में ये डेट्स फिक्स हुई हैं। और इसमें ये आइडिया यही है कि एनवायरमेंटल जितने भी जो इशू है या क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के जितने भी जो इश्यूज हैं, और उसको सपोर्टेड विद द लाइफ स्टाइल जो प्राइम मिनिस्टर या G20 के अपने आप लोगों में भी देखते हैं जो इसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है। और जैसे डॉक्टर गुप्ता जी ने बताया कि फ्यूजन ऑफ एंशिएंट विजडम विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये सारे एस्पेक्ट एक शो केस करने के होंगे, तो इसके लिए बहुत अपने देश के लिए बहुत सुनहरा मौका है। बिल्कुल, बहुत सुनहरा मौका है, बहुत सारा काम किया गया है और बहुत चैलेंजेस हैं, होपफुली सब ओवरकम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। हमारे इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। प्रोफाइल्स देखो फिर